Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 18th जून 2024। और हमेशा की तरह आज हम वापस करेंगे 5 क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे करंट अफेयर्स पे। तो हम वो 5 क्वेश्चन करेंगे और 5 एमसीक्यूज करने के बाद आप अपना स्कोर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। आपको देखो 3-4 प्रोसेस फॉलो करने होंगे तो जाके आपको इस प्री सिक्योर का फायदा होगा जो आपको प्रीलिम्स को सिक्योर कराने में हेल्प करेगा। पहला तो ये डेली करो, है ना? डेली करो, ये पहला चीज है। दूसरा चीज ये है कि जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन अपीयर होता है उसको पॉज करो, पढ़ो और अपने पास एक कॉपी रखो, शीट रखो जिसमें आप आंसर उसको मेंशन करो और बाद में उसको मैच करो। मैच करके कमेंट सेक्शन में अपना क्या लिखो, स्कोर लिखो। फॉर एग्जांपल 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है। तीसरा जो भी है कि जो भी फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बोलूंगा ये फैक्ट्स नोट कर लो, वो फैक्ट्स आपको जरूर नोट करके नोट्स बना के रखना चाहिए। यही नोट्स जो बना के आप रखोगे बाद में रिवीजन उसी नोट्स का करोगे। और जैसे मान लो 1 महीने का नोट्स आपका 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा, 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा, ऐसे ही 6 महीने का नोट्स बना के रखोगे। 10 दिन में आप पूरा नोट्स रिवाइज कर लोगे, फिर 2 दिन में एक बार और रिवाइज कर लोगे। फिर उससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो आप गलत नहीं करोगे। दिस इज हाउ प्री सिक्योर वर्क्स। स्टार्ट करते हैं प्री सिक्योर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया है। विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज आर करेक्ट? डेप्टी स्पीकर के बारे में बात हो रही है। डेप्टी स्पीकर के बारे में, द डेप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर से ही डेप्टी स्पीकर बनता है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? सेकंड, द डेप्टी स्पीकर टर्म इज फिक्स एज 3 ईयर। डेप्टी स्पीकर का टर्म 3 ईयर का होता है। क्या ये सही है? डेप्टी स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। क्या बात सही है? डेप्टी स्पीकर में वैकेट ऑफिस इफ ही रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द स्पीकर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये चारों ऑप्शन देखने हैं। तो ऑब्वियस बात है, 3 ईयर का टेन्योर क्यों देंगे हम डिप्टी स्पीकर को? 5 ईयर के लिए लोकसभा अपॉइंट हो रही है। 3 ईयर टेन्योर देना थोड़ा इलॉजिकल है। सेकंड स्टेटमेंट हमने काट दिया कि ये इलॉजिकल लग रहा है। सेकंड सेकंड चला गया। 1 और 3 बचा, 1 और 4 बचा, मतलब 1 तो सही है, 1 में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। 3 और 4 में क्या है? डिप्टी स्पीकर में वेकेट ऑफिस इफ रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द स्पीकर। ये बिल्कुल सही बात है। अगर वो रिजाइन करके दे दें तो वो उनका ऑफिस खाली हो जाएगा। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा डिप्टी स्पीकर को कौन हटा सकता है? लोकसभा खुद हसा हटा सकती है। स्पीकर को भी हटा सकती है और डिप्टी स्पीकर को भी। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। फोर्थ सही है, फर्स्ट सही है, तो आंसर विल बी सी। अब ये चारों स्टेटमेंट है, इनको आप पॉज करके देखो, वही चारों। और इसके बाद कोई भी इसमें से अगर आपको पता नहीं है तो आप इनको नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं। एक मेथड है, सॉरी, डायरेक्ट सीडेड राइस पे बेस्ड है। राइस, राइस का कल्टीवेशन कैसे होता है? राइस का कल्टीवेशन आपने देखा होगा कि राइस में जो भी हम लोग सीड्स को पहले क्या करते हैं, प्लांट करते हैं। सीड्स को इम्प्लांट करने के बाद नर्सरी में, है ना, बहुत सारा ऐसे निकल जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट हो जाने के बाद उसको यहाँ से निकाला जाता है और वापस ले जाके अलग अलग डिस्टेंस पे राइस के प्लांट में लगाया जाता है, राइस के फील्ड में लगाया जाता है। फिर इसको वाटर लॉगिंग करके रखा जाता है ना। ऐसे ऐसे क्या होती है, राइस की खेती होती है। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। और डायरेक्ट सीडेड मेथड मतलब एक ही बार सीड लगा दिया और उसके बाद सीधे सीधे वही फसल जब बड़ा होगी उसको कल्टीवेट किया। ट्रेडिशनल मेथड में उसको एक बार सीड लगाने के बाद वापस इसको रीप्लांट करते हैं। डायरेक्ट सीडेड में एक ही बार करता है ना। तो ट्रेडिशनल को बोलते हैं पडल ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट मेथड बोलते हैं। तो अब इसमें डायरेक्ट सीडेड में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इरिगेशन। सही बात है, लेस वाटर फॉर इरिगेशन चाहिए। एक ही बार आपने उसको लगा दिया और वो क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। धीरे धीरे आप उसमें पानी डालते जाओगे। जबकि दूसरे वाले में क्या होता है, जब आप ट्रांसप्लांट दूसरी बार करते हो उस समय पे उसको फील्ड में पानी होना चाहिए, है ना। फील्ड पानी से भरा होना चाहिए। बारिश के टाइम जून में, जुलाई में, मानसून सीजन पे ये काम हम लोग करते हैं। इट रिड्यूसेस लेबर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस बात है, एक ही बार लगाना है तो लेबर रिक्वायरमेंट तो कम हो ही जाएगा। बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्यों बढ़ेगा? जब वाटर भी कम चाहिए, लेबर भी कम चाहिए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो डिक्रीज करना चाहिए ना। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत, हमारा आंसर तो आ चुका है 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट रिजल्ट्स इन लोअर ईल्ड कंपेयर टू परेल ट्रांसप्लांटेड। लोअर नहीं है, इक्वल ईल्ड भी मिल सकता है, ज्यादा ईल्ड भी
मिल सकता है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा और जान लो, थोड़ा और चलो ठीक है, आप जान ही लोगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सीवियर हीट वेव के बारे में बात करता है। हीट वेव तो आप देख ही रहे हो, पूरे इंडिया में चल रहा है सीवियर हीट वेव। आईएमडी, इंडिया की जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका क्राइटेरिया क्या है हीट वेव के बारे में? ए ऑप्शन, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो, 4.5 टू 6.4। बी ऑप्शन, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड 40 डिग्री से ज्यादा हो प्लेन्स पे। सी, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर सी 6.4 से ज्यादा हो। एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 37 डिग्री और मोर ऑन द कोस्ट। तो ये बात करता है कोस्ट की, ये बात करता है प्लेन्स की, ये बात करता है नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्ट होने की, ये बात करता है नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्ट होने की। तो इसमें सिर्फ यही वाला डेफिनेशन जो है वो सीवियर हीट वेव का है। बाकी ये तीनों चीजें सही होती, बट ये तीनों चीजें हीट वेव के लिए सही है। सीवियर हीट वेव के लिए क्या सही है, सिर्फ और सिर्फ सी वाला सही है। सॉरी, तो ये सी वाला सही है, तो थर्ड का आंसर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हीट वेव का डेफिनेशन क्या है? हीट वेव 4.5 से लेके 6.4 तक हीट वेव। प्लेन्स पे अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तो क्या बोलेंगे, हीट वेव। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जितना होता है जिस जगह, उससे 6.4 से भी ज्यादा चला गया तो क्या बोलेंगे, सीवियर हीट वेव। कोस्टल रीजन में 37 को क्रॉस कर गया तो क्या बोलेंगे, हीट वेव ही बोलेंगे, है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखो, क्योंकि हीट वेव पे क्वेश्चंस आने की काफी चांसेस है प्रीलिम्स में भी। काफला सिस्टम के बारे में बात करते हैं। काफला सिस्टम कहाँ पे होता है? काफला सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड टू मॉनिटर माइग्रेंट लेबर इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, लेबनान, जॉर्डन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अंडर द काफला सिस्टम माइग्रेंट वर्कर आर लीगली बाउंड टू देयर एम्प्लॉयर फॉर देयर वीजा एंड लीगल रेजिडेंसी। ये भी सही है। एम्प्लॉयर अंडर द काफला सिस्टम हैड नो कंट्रोल ओवर द मूवमेंट एंड रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ देयर स्पॉन्सर्ड वर्कर। तो एम्प्लॉयर के पास कोई कंट्रोल नहीं है, एम्प्लॉयर के पास ही तो सारा कंट्रोल है। सेकंड और थर्ड जो है वो क्या है, आप देखोगे तो अपोजिट दिखेगा, कॉन्ट्राडक्टर दिखेगा। यहाँ सेकंड जो है वो क्या है, ज्यादा सही है। लिविंग एम्प्लॉयमेंट विदाउट द एम्प्लॉयर्स परमिशन अंडर द काफला सिस्टम कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉर द वर्कर। बिल्कुल सही है ना। जो इंडिया से माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं और जो गल्फ रीजन में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कतर में, कुवैत में, जहाँ देखो अभी फायर वाली ट्रेजेडी हुई, मोर देन 45 इंडियन लेबरर्स मर गए। तो उसी से रिलेटेड क्या जुड़ा हुआ है, काफला सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट गलत है जो कि थर्ड है, बाकी सब सही है जो कि 1, 2 और 4 है। बाकी आप इसमें से कुछ आपको नोट करना है तो आप जरूर नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वो बात करता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में मर्सिनरीज के लिए क्या ट्रू है। मर्सिनरीज कौन होता है ना। अब चारों आप ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन मार्क कर दो, फिर आपको समझाता हूँ। मर्सिनरीज देखो, जैसे मान लो एक कंट्री का वॉर हो रहा है, रशिया का वॉर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, यूक्रेन के साथ हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है, रशियन नेशनल्स जो होंगे जो आर्मी में होंगे, और यूक्रेन नेशनल जो होंगे जो उधर के आर्मी में होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वॉर कर रहे होंगे। तो ये तो वॉर कर ही रहे हैं, इनमें से तो कोई बात ही नहीं है। बट कुछ इंडियन नेशनल जो घूमने गए थे, या उनको गलती से एजेंट एजेंट ने क्या किया, रशिया और बाकी कंट्रीज में जॉब देने के हिसाब से भेज दिया, और वहां पे जाके जबरदस्ती वो रशियन आर्म फोर्सेज में उनको शामिल करा लिया गया, और उनमें से कुछ लोगों का डेथ भी हो रहा है, जिससे ये चीज न्यूज में आया है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको मर्सिनरीज बोला जाता है। तो ये क्यों किसी आर्मी को या किसी वॉर में क्यों ये शामिल होते हैं? पर्सनल बेनिफिट के लिए शामिल होते हैं। पैसा हो सकता है, कोई और पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है ना, जिनको मर्सिनरीज बोलता है। जब जेनेवा कन्वेंशन वगैरह की बात करते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो प्रिजनर ऑफ वॉर या ऐसा कुछ स्टेटस इनको नहीं मिल पाता। तो मर्सिनरीज, आई होप आपको मर्सिनरीज के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। मर्सिनरीज आर टिपिकली नेशनल्स ऑफ ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ही नेशनल्स नहीं है। Mercenaries are individuals who participate in armed conflict with the authorization of recognized government. Authorization में भी शायद नहीं हो। Mercenaries engage in hostilities motivated primarily by, once again, personal gain. Mercenaries are entitled to prisoner of war status। नहीं है, तो आंसर इसमें क्या मिलेगा, वो आंसर सी मिलेगा। कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।